मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए का। जेनेटिक्स में मैं बात किया था। जेनेटिक्स में मैंने क्या बात किया था कि ट्रांसफर आरएनए बहुत जरूरी है बिहार बोर्ड के लिए। प्राय मैंने बताया था ट्रांसफर आरएनए कि आपका जो है 2D स्ट्रक्चर होता है। 2D स्ट्रक्चर मतलब 2 डायमेंशन, और हॉली ने खोजा था इस संरचना को। हॉली ने खोजा था, लिख दिया है, जिसे हम क्लोवर लिप मॉडल भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको। क्या प्रैक्टिस करना है सुन लो। एक तरफ आप यहां पर, एक तरफ आप ऐसे लिखेंगे, फिर यहां पर ऐसे कर देंगे, ये लूप बनाएंगे, इसके बाद ये भी लूप बना, और ऐसे करके जाना है आपको, और ये आपको बन जाएगा। ये एसीसी लूप है, एमिनो एसिड यहां पर बैठता है, इसे हम एमिनो एसिड जुड़ने का जगह कहते हैं, का जगह कहते हैं। इसके बाद ये वाला आपका आर्म कहलाता है, तो ये आर्म है, इसको कहते हैं टी साइसी लूप, इसे हम कहते हैं वेरिएबल आर्म। ये वाला है आपका क्या कहलाता है, एंटीकोडॉन लूप। बिहार बोर्ड में एंटीकोडॉन लूप किसमें होता है, ट्रांसफर आरएनए में। एंटीकोडॉन कितने लेटर का बना होता है, 3 लेटर का। जो सबसे अंतिम छोर में होगा ये 3, और इसके बाद इधर डी आर्म कहा जाता है। 5 प्राइम पर फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम छोर की तरफ ACC से शुरुआत होता है। ये वाला फिगर को आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करना है, जो कि जेनेटिक्स में हमने बता चुका है, ठीक है। और इसमें कुछ है भी नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद 56 आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला आपका क्लोवर लिप मॉडल कहलाता है। ये क्लोवर लिप मॉडल जो है डिस्कवर्ड किया था हॉली ने। एक सवाल पूछता है आप लोगों से, ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है, और एंटीकोडॉन आपका कितने लेटर का बना होता है, 3 लेटर का, जो 3 लेटर से यहां मैंने बताया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछता है। चलिए आइए, सिकल सेल एनीमिया देख लो। सबसे बड़ी बात है सिकल सेल एनीमिया क्या है। इसके 2-3 पॉइंट हैं जो कि मेन पॉइंट है, इसमें आप चाहें तो दूसरा कुछ जोड़ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है। जो बीमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जो जीन के बहाव में होता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका आराम से बन जाना है। क्या यहां पर मैंने बोला, ठीक है, कि ये आपका, यह एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक बीमारी है। यहां पर गलत लिखा गया है, यह होगा यह 2 जीन, कौन कौन जीन का नाम है, यहां पर ऐसे लिखेंगे HBA तथा HB2, HBS। एक बार ठीक से सुन लो साइजता, ये HBA और HBS ये आपका जीन से कंट्रोल होता है, यानी 2 जीन से। यहां पर मैं ऐसे लिखा, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे लिखा जाएगा, द्वारा कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अलिंग संलग्न और अप्रभावी विकार है। इस सेंटेंस को दिमाग में रखना, जो मैंने जेनेटिक्स में कई दफा बोला है। अलिंग संलग्न, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 में 44 प्लस XY होता है लड़का में, और लड़की में होता है XX। तो 44 प्लस XY लड़का में, ये 44 पर कहीं क्रोमोसोम पर जीन होगा, इसीलिए इसको कहते हैं अलिंग संलग्न। अगर ये XX पर XY पे होता तो इसको कहते हैं क्या, लिंग संलग्न। और अप्रभावी जीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये HBA HBS दोनों को बदल करके क्या होना पड़ेगा, HBS तथा HBS, यानी दोनों जीन अप्रभावी होगा, दोनों खराब होगा, तब यह बीमारी होगा। तो यह एक प्रकार का जो है संलग्न और अप्रभावी विकार है, और यह बीमारी होने के बाद एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब हुआ कि ब्लड आपके बॉडी में है, फिर भी अगर ये बीमारी है तो लगेगा कि ऑक्सीजन नहीं ढो पाता है। और ये ऑक्सीजन इसलिए नहीं ढो पाता है क्योंकि ये बीमारी आपका क्यों होता है कि हीमोग्लोबिन में टेंशन हो जाता है, और हीमोग्लोबिन आपका काम नहीं करता है, और इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हसिया के जैसा। आप जानते हो, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, आरबीसी का आकार कैसा हो सकता है आपका, पहले होता था ऐसा गोल,
एवं आपका द्वि अवतल होता था दबा हुआ, ठीक है, और लेकिन अब हो जाएगा कचिया के जैसा, मतलब हसिया, इसीलिए इसका नाम है दात्र। दात्र का मतलब होता है कचिया। कोशिका आरक्तता यानी कोशिका कैसा हो गया, दात्र की तरह। तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। अब आइए 58, इसमें दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 58, अब आ जाओ 58। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा है। क्या पूछा है, सप्रभाविता क्या है। तो अंग्रेजी वाला को तो मैंने बता दिया है, अंग्रेजी को खत्म कर दिया है। ये बैच जो है आप लोगों के बैच में ये चल रहा है और 2 दिन तक छुट्टी रहेगी। कल थोड़ा मकर संक्रांति है, इसके बाद कल के बाद फिर जो है वीडियो है आपका, क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन काफी कर चुका हूं किसमें, आपका क्रैश कोर्स में भी शुरुआत से स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन फिर भी जो उसमें चुनिंदा क्वेश्चन है उसको मैं राइट डाउन कर लूंगा अपने ही लैंग्वेज में, इसके बाद कर दूंगा। तो आ जाइए यहां पर सप्रभाविता क्या है। सह का मतलब होता है साथी, प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी। आप लोगों को पता है जब वंशागति के दौरान एक जीन का दोनों एलील एक साथ प्रकट होता है, एक साथ प्रकट होता है, इसका मतलब है कि ये सप्रभावी होगा, सप्रभाविता कहा जाता है। सप्रभावित नहीं कहा जाता है, बल्कि यहां पर आकर लगा दीजिएगा, सप्रभाविता कहलाता है। आप लोगों को पता है कि जीन जो है एबी ब्लड ग्रुप के लिए जीन का नाम होता है आई जीन। एबी ब्लड ग्रुप का जीन होता है आई। इसके कितने एलील होते हैं तुम लोगों को पता है, 3 एलील, आई ए, आई बी, आई नॉट। अगर आई ए पिताजी की तरफ से, आई बी मां की तरफ से, ये दोनों जीन आएगा तो आई ए और आई बी होगा। जब आई ए और आई बी होगा तो तुमको मैंने बताया था कि ये आपका दोनों ए बी ब्लड ग्रुप बताएगा, यानी दोनों जीन एक साथ प्रभावी होगा, तो इसको कहते हैं सप्रभाविता। सप्रभाविता का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो बार बार पूछा जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप यहां हिंदी वाला लिखेगा। एक बात जान लीजिए, आई के पास कितने एलील होते हैं, मैंने बोला 3 एलील होता है। कौन कौन, आई ब्लड ग्रुप आई जीन का 3 एलील होते हैं, कौन कौन, आई ए, आई बी और आई नॉट। अगर आई ए ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों जीन आई ए तथा आई बी एक साथ प्रकट होता है, इसीलिए इसका नाम है सप्रभाविता। तो सप्रभाविता में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सप्रभाविता बहुत बार पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड में भी पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में भी पूछा जाता है। सप्रभाविता थोड़ा सा क्या है कि ये एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, मेंडल का अपवाद है, इसलिए इसको ज्यादा जोर देके लोग पूछते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में भी वही कहानी है। अब आ जाओ 58 के बाद 59। आज सभी क्वेश्चन को कर ही लेंगे, जो बचा है 77 क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा स्पीड तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका टू द पॉइंट करेंगे। सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, एक बात बताओ, एक फिगर हम तुम लोग को बताने के लिए बोला था, बना लेना। जब आनुवांशिक सूचना डीएनए से प्रोटीन तक एक ही दिशा में प्रभावित होता है, इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्योंकि सेंट्रल डोगमा मैंने बताया था, क्योंकि यहां फिगर अगर नहीं होगा तो फिर हमको बताना होगा, यहां फिगर नहीं है सॉरी, तो यहां बताना होगा। ये सेंट्रल डोगमा को देने वाला साइंटिस्ट का नाम था आपका क्रिक। क्रिक के द्वारा दिया गया था, क्रिक ने दिया था, क्रिक के द्वारा दिया गया था। एक ऑब्जेक्टिव और सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, तो क्रिक ने दिया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने खोज किया था, रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने खोज किया था। तो याद रखोगे कुछ वायरस में खोज किया था, और वो खोज करने वाला कौन था, टेमिन और बाल्टीमोर। उन्होंने कहां पे खोजा था, तो रेट्रो वायरस में रिवर्स सेंट्रल डोगमा का खोजा था, खोजा जाता था नहीं, खोजा था। यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है, खोजा था। सेंटेंस सुधार लेंगे, थोड़ा सा मुझे टाइपिंग करने में गलत हो गया है। एक फिगर याद रखना, साइस्ता और सलमा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आज आपको रहना है, बाद में नहीं देखना है, मेरे साथ ही देख लेना है, 2 काम हो जाएगा, ठीक है।
आप आ जाओ, याद भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। सेंट्रल डोगमा जो है, ऐसे करके मैंने कई दफा बताया था, इसको जरूर बनाना है। हाँ हेलो जी। नहीं, 4 से 5। ठीक, आ जाओ। ये डीएनए से डीएनए बनता है, तो क्या आप लोगों को याद है? डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव तुमको याद रखना है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका नाम हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति। और मैंने कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए तुम्हारा कितने तरह का होते हैं? 3 तरह का। ये एमआरएनए, टीआरएनए और फिर आरआरएनए। और फिर एमआरएनए से क्या बनता है बाबा? आपका प्रोटीन। इसी बात को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा को देने वाला कौन थे? क्रिक। अगर 2 भाषा भी लिख दोगे ना तुम लोग कि सर डीएनए से डीएनए बनता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का जो हिंदी होता है, ये होता है आपका अनुलेखन। तो ये भी लिख देना है। एमआरएनए से, चूंकि 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैं एक बात बता दूं, आरएनए 3 तरह के होते हैं, लेकिन सभी से आपका प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन बनाने में सभी का योगदान जरूर है, लेकिन आपका एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, सीधी सी बात, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, और जिसको कहते हैं अनुवाद। इसी चीज को फिगर लिख देना। इस फिगर का नाम क्या है बाबा? इसका नाम है सेंट्रल डोगमा। कर पाओगे? अब एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और 2 नंबर के लिए पूछते हैं। एक बार पूछ दिया है कि आपका एमआरएनए से पीछे की ओर बनता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोगमा। इसको कुछ वायरस में खोज किया था। जानते हो, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है जानबूझकर बिहार बोर्ड कि रिवर्स जो आपका सेंट्रल डोगमा है, एमआरएनए से जब डीएनए बनता है, इसको कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसको बनाता है, एमआरएनए से डीएनए, कुछ वायरस में होता है, सब में नहीं। ये टेमिन और बाल्टीमोर ने खोजा था। किसमें खोजा था? तो रेट्रोवायरस में। और इसको रिवर्स सेंट्रल डोगमा बोला। और एमआरएनए से डीएनए बनने को कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसका काम करता है, वो एंजाइम को पूछा, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये वाला आप कर लोगे? कौन? ये वाला। ये फिगर जरूर बना लेना। ये हो जाएगा? उम्मीद है हो जाएगा। लेट नहीं है, बल्कि मैं तुम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया था। सबको लगा था 16 से क्लास लेंगे, लेकिन इसमें हमको ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म करना था, तो इसलिए। तो इसको बना लेना। आ जाओ, ये फिगर को बना देना। फिर से मैं बता रहा हूं, जो लड़का देख रहे हो वो फिगर इसको बना लेना, ये सेंट्रल डोगमा का। फिर से ऐसे कई दफा बनाए हो तुम, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बात। आ जाओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? आ जाओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा इच्छा हुआ कि ये डीएनए था, डीएनए का कई टुकड़ा किया तुमने, डीएनए का कई टुकड़ा कर दिया। किसके द्वारा किया तुमने? ये डीएनए का टुकड़ा जो किया, किसके द्वारा किया तुमने? एक एंजाइम था आरई, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से हमने क्या किया? इसका डीएनए का टुकड़ा को क्या किया? कई टुकड़ा में बदल दिया।
अब एक सवाल तुमसे पूछेगा, इस डीएनए के टुकड़ा को हमको इस पर काम करना है, किस पर, ये वाला पे, तो इसको कैसे अलग करते हैं? डीएनए पे क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और तुम लोगों को पता है, तुम लोग फिजिक्स भी पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जेल बना देंगे, जेल के अंदर छेद रहता है, इधर आपका एनोड दे देंगे, इधर आपका कैथोड दे देंगे, और डीएनए का टुकड़ा जो किए थे इधर आपका रख देना है, किस पर? सुन लो, किस पर? यहां पर। इसमें डीएनए का टुकड़ा रख देंगे। जैसे करंट दोगे तो ये डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए में जब निगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे डीएनए का टुकड़ा अलग हो जाएगा, डीएनए का बैंड बन जाएगा। तो ये डीएनए को आपने अलग किया, बैंड में अलग किया, फिर इसमें चूज करके आपने क्या किया? डीएनए को निकाल के उस पर काम किया। ये पूरा प्रक्रिया को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को आपको टेक्निक लिख देना है भाषा में। वह तकनीक जिसके द्वारा आवेशित अणु, आवेशित मतलब जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव हो, डीएनए हो चाहे प्रोटीन हो, को जेल में विद्युत की सहायता से अलग किया जाता है। इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहां पर हमने बताया तुमको किसके लिए? तो आपका बताया डीएनए के लिए। सच बात तो प्रोटीन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, आरएनए के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। इस तकनीक को सहायता से हम क्या करते हैं? जो मेरा ऐच्छिक डीएनए है, वांछित डीएनए है, इस टुकड़े को अलग किया जाता है। डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है? तो डीएनए के पास आपका निगेटिव चार्ज होता है, यह एनोड की तरफ जाता है। डीएनए के पास आपका निगेटिव चार्ज होता है और यह एनोड की तरफ जाता है। एनोड जानते हो, पॉजिटिव को कहते हैं। छोटे डीएनए का टुकड़ा तेजी से आपका भागेगा, और बड़ा टुकड़ा जो होता है वो पूरा कम स्पीड से भागेगा। तो तुमको पूछे कि कौन सा डीएनए का टुकड़ा तेजी से भागता है, तुमको बोलना है कि डीएनए का वह टुकड़ा जो सबसे छोटा है वो सबसे तेजी से भागेगा किसका? एनोड की तरफ। यही 4-5 पॉइंट लिख देना है। अब तुम्हारी इच्छा है कि मैं जो सर एक फिगर बनाऊंगा, तो बना लो फिगर, जो मैंने अभी बताया था ऐसे करके बना लेना। फिर से मैं बता देता हूं क्या, ये ऐसे करके बना ले। कैसे बनाओगी? ये देख लो, ऐसे बनाना, इधर प्लस देना, इधर माइनस, हो गया। इतना भी कर दोगे ना, हो गया। इसमें जेल दे देंगे, यहां पर गड्ढा कर देना है जिसमें डीएनए का टुकड़े को डाल देंगे। डीएनए को टुकड़े इसी में डाला गया था। डीएनए को टुकड़े करके अब यहां करंट देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा। छोटा डीएनए सबसे आगे रहेगा, बड़ा डीएनए उससे पीछे, सबसे बड़ा सबसे पीछे। ये फिगर बता देना बाबू, तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लिख देना, क्योंकि कर्सिव में लिखा है तो इसको कर्सिव, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा तिरछा लिखा था इसलिए मैंने बोला कर्सिव, और कोई बात नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाना चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हल्का क्वेश्चन है। घर में कभी चॉकलेट चोरी किया होगा आपने, रखा हुआ चॉकलेट या मिठाई चोरी किया होगा। तो ये चॉकलेट और मिठाई की बात नहीं है, यह है किसी जीव का। अगर कोई देश हमारे देश का लिविंग थिंग्स को यूज करता है बिना पूछे, तो इसको हम लोग चोरी कहेंगे। लेकिन इस चोरी का नाम हम लोग क्या नाम देंगे? बायोपायरेसी। अगर आपको बोले कि बायोपायरेसी क्या है, तो बायोपायरेसी का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देश या राष्ट्र का, कंपनी का जैविक पदार्थ का उपयोग बिना इजाजत का करता हो, इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। तो बायोपायरेसी का मतलब है लिविंग थिंग्स का चोरी। जैसे अमेरिका ने हम लोगों का, हमारे देश का बिना इजाजत का बासमती चावल का उपयोग किया, उसके जीन का इस्तेमाल किया, उसका जीन जो बासमती का चावल का जीन निकाल करके किसी और जीन में डाल दिया, या किसी और प्लांट से क्रॉस करा दिया राइस से, और उस बासमती का जीन उपयोग किया, जबकि वो बासमती चावल मेरे देश का है। इट मीन्स बायोपायरेसी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हल्दी भी है, और बासमती चावल किसने यूज किया था? अमेरिका ने। इसका एग्जाम्पल जरूर ना, हल्दी बासमती चावल अमेरिका ने बिना भारत की इजाजत का उपयोग किया, इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। और भी बहुत चीजें हैं जो उपयोग किया है, क्योंकि
आपको एग्जाम में वैसे सवाल को लिखते चले जाना है जो कि आपको जरूरी है, ठीक है, मतलब वैसे पॉइंट्स। आ जाइए, बायो फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा, जैव उर्वरक, शायद ये 2 बार लिखा गया है, इसीलिए आगे वाला पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, बात वही है, वहां भी है यहां भी है। एक बात याद रखना, जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं या कोई कोशिका होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है बढ़ा देता है, ताकि मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और इसमें जो भी फसल आप लगाएं वो फसल अच्छी तरह से वृद्धि करे। इसको हम कहते हैं जैव उर्वरक। सामान्यतः गांव में क्या है, गोबर यूज करते हैं, वो केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है आपका यूरिया है, जिसमें आपका पोटास है। यहां पर मैंने क्या कहा, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं प्राय। तो 3-4 एग्जांपल लिख देना, राइजोबियम आपका सिम्बायोटिक लेग्यूम्स है, साइनोबैक्टीरिया है आपका, क्लोस्ट्रीडियम है, एजेटोबैक्टर है, ये सब जितने भी जीव है सबको यूज करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। एक बात बताऊं, इससे बेस्ट आपका ये है, क्योंकि ये 2 बार ये बन चुका है ना, देख लीजिए इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है, जब कोई जीव या सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे हम जैव उर्वरक कहते हैं। नोट करने लायक क्या है, नोट करने लायक आप लोगों को मैं बता दूं, नोट करने लायक है ये सूक्ष्म जीव और या जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, इससे नुकसान कम होता है, इससे नुकसान कम पहुंचाता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। और जो भी हम लोग रसायन यूज करते हैं, आप लोगों को पता है, जो भी रसायन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका क्या होता है, तो उसमें ये आपका बहुत सारे रसायन होते हैं उसमें, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रसायन होते हैं। 1 मिनट लगता है, नेटवर्क ठीक है आप लोगों को जा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आता है इस समय, कभी कभी नेटवर्क इशू आता है। पहले आप कमेंट फास्ट कर दें कि इसमें देखो तो नेटवर्क जा रही है, आवाज जा रही है, नहीं तो हम दूसरा रास्ता कुछ अपनाएंगे, क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ओके। अब ये आप बना लीजिए, तो ये 2 वाला ऊपर वाला ये यही बना देना, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया है, राइजोबियम है, सब बताया। चलिए अब आ जाइए किसमें भाई, सर्टोली सेल्स और लीडिंग कोशिका का क्या कार्य है। तो याद रखना, सर्टोली सेल आपका नर में होता है, नर में होता है, यह जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देता है। यह सर्टोलिक सेल्स जो है पोषण देता है किसको, जर्म कोशिका को, स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म बनता है। यह जो है नर जनन हार्मोन को बनाता है, कौन, आपका लेडिक सेल्स, यह नर जनन हार्मोन को बनाता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन या स्टेरोन पढ़ते हो तुम, तो ये दोनों काम को देख लेना है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए 63 के बाद 64, प्लेसेंटा का काम पूछता है। प्लेसेंटा क्या है आपको पता है, मां और बच्चों के बीच में कनेक्शन है, मां और बच्चों के बीच में कनेक्शन है। ये मां है, ये मां के बीच में पल रहे बच्चे हैं, और ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण मां और बच्चे के बीच में जो ये भ्रूण है, ये भ्रूण है और मां ये है, इसके बीच में जो आपका एक पाइप है, कनेक्शन है, जिसे हम लोग अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा, इसे क्या कहते हैं आप, अपरा। इससे क्या काम होता है, ये कनेक्शन तो है, यह माता भ्रूण के बीच में संरचनात्मक इकाई है। इसके द्वारा क्या क्या जाता है, मां से O2 जाता है बच्चे में, बच्चे से CO2 निकलता है, एक बात। इसके द्वारा पोषण चीज पहुंचता है बच्चे में, पोषण का मतलब है मां बच्चों को पोषित करता है, किसको, ये भ्रूण को, किसके द्वारा, इसमें आपका ग्लूकोज पहुंचाता है, इसमें आपका एमिनो अम्ल पहुंचाता है, एंटीबॉडी पहुंचाता है, पोषण के साथ साथ आपका रूप सुरक्षा भी करता है। और यह एक चीज बोलिए, एक अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी, जो मैं सब्जेक्टिव में ही क्लियर कर दूं
यह जो है एंडोक्राइन ग्रंथि का भी काम करता है। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्लेसेंटा में एक हार्मोन बनता है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी का पता करता है, जिसका नाम एचसीजी और एचपीएल है। एचसीजी से पता करते हैं, लेकिन एचपीएल एचसीजी बनता है हार्मोन, इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन है। इसका मतलब यह ग्रंथि का काम करता है। कौन ग्रंथि का काम करता है? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न करता है। एचपीएल और एचसीजी भी करता है। ये दोनों याद रखना। एचपीएल एचसीजी तभी बनता है जब प्रेगनेंसी होता है, नहीं तो नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़िए। पोली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? तो पोली एम्ब्रियोनी क्या है? तो याद रखना, एक बीज में एक भ्रूण होता है। एक बीज में एक भ्रूण होता है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होता है उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसको पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा तुमको तो बोलना ऑरेंज। ऑरेंज जो अभी सीजन है, ऑरेंज का तो अभी सीजन है, तो ऑरेंज में आपका पता है ये होता है ऑरेंज। सिट्रस, नींबू, जितने भी नींबू खानदान है सब में आपका बहुभ्रूणता होता है, मतलब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। चलिए ये आपका 65 हो गया। सोमा क्लोन किसे कहते हैं? अरे बाबा ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं? मैंने एक बात बताया, उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन का एक तकनीक है जिसमें प्लांट का उत्तक निकाल करके बहुत सारे पौधों का निर्माण लेबोरेटरी में किया जाता है। उस पौधों को फिर जमीन पे लगाया जाता है। वो जो पौधा उत्पन्न होगा वो बिल्कुल अपने जनक के समान होगा। इसी को कहते हैं सोमा क्लोन। हो गया। जब बहुत सारा पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसका गुण एक समान होता है, इसे सोमा क्लोन कहते हैं। सबका गुण एक समान, सभी उत्पन्न संतति का आनुवंशिक गुण एक जैसा होता है। सोमा क्लोन में संतति में जनक का गुण को क्या रखता है? स्थायी रखता है, क्योंकि यह लैंगिक जनन नहीं है, एक प्रकार का कृत्रिम और लैंगिक जनन है जिसमें एक जनक भाग लिया था, जिसमें एक जनक भाग लिया। तो एक जनक भाग लेने को कहते हैं आप अलैंगिक जनन। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, लेकिन हम लोग करते कहां है? आपका मीडिया देके करते हैं। तो मीडिया मतलब खाने पीने का माध्यम देके उत्तक का संवर्धन करते हैं। वही उत्तक में बहुत सारे पौधे बनते हैं, उसी पौधे को सोमा क्लोन्स कहा जाता है। चलो नेक्स्ट 66 के बाद आपका क्या है? प्योर लाइन जल्दी पूछेगा नहीं। प्योर लाइन का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब जैसे कि मैंने तुम लोग को जेनेटिक्स में बताया था कि बोलिए मेंडल कैसे आपका बलाटी को उत्पन्न कर। बलाटी का मतलब, बलाटी का मतलब क्या हुआ? बलाटा होमोजाइगस कंडीशन। बलाटी छोटा टी का मतलब हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन। छोटा टी का मतलब हुआ होमोजाइगस कंडीशन। ये बलाटी कैसे लाया होगा? तो इसी को कहते हैं प्योर लाइन। तो जब किसी पादप में लगातार 5 से 6 पीढ़ी तक स्वनिषेचन किया जाता है, स्वनिषेचन करने के बाद ये आता है होमोजाइगस, इससे उत्पन्न पादप होमोजाइगस हो जाता है, इसे प्योर लाइन कहा जाता है। इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? मेंडल ने प्योर लाइन का मटर के पौधों में जनक के रूप में उपयोग किया था। तब ना आपने जनक में बोला था, मटर में बोला था, क्योंकि एक आपका प्योर लंबा होता है, एक प्योर बौना, तो प्योर लाइन हुआ वो। ओके। पार्थेनोजेनेसिस कितने हैं? ये तो बहुत बार बताया है कि जैसे पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो बिना निषेचन का, ऐसे दुनिया में जीव का निर्माण निषेचन के द्वारा होता है लैंगिक जनन में, लेकिन कभी कभी किसी में धोखा हो जाता है कि जब किसी जीव में बिना निषेचन का अंड से, याद रखना किससे? अंड से, यानी मादा युग्मक से जीव यानी नर का उत्पन्न होता है। जीव भी लिखोगे चलेगा। इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। किसमें होता है? बिना निषेचन का नर का निर्माण, बिना निषेचन का सोच भी नहीं सकते, होता है। किसमें? हनी बी में। इसके बाद सम रेप्टाइल्स में होता है, रोटीफर में होता है, एक पक्षी होता है टर्की पक्षी। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा है बिहार बोर्ड, टर्की पक्षी, इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनिषेक जनन। तो आगे बढ़ते हैं 68 के बाद कौन आपका? 69। तो ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, तो एक चीज देखा होगा आपने, ये सवाल आपको बहुत पूछता है, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? अरे बाबा फॉल्स फ्रूट क्या? झूठा फ्रूट कहीं होता है जी, इसको लोग कहते हैं आभासी फल। इसका उदाहरण, सच्चा फल उसे कहते हैं जो अंडाशय से बनता है। आप अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर को याद करें तो अंडाशय, अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर को याद करें तो आपका जो अंडाशय है, अंडाशय, अरे आप लोग को याद नहीं रहता है
तो फिर से मैं याद करवाने का कोशिश करता हूं। ये आपका अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर आपका बीजांड होता है, बीजांड के अंदर आपका भ्रूणकोश होता है। ठीक है, समझ गए। ये अंडाशय से, अगर पूरे ये अंडाशय से फल बनता है उसको कहते हैं सत्य फल। और ये अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग से होता है, चाहे स्टिग्मा स्टाइल से हो, ये जो आपका है थैलेमस से हो, जिस पर पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बैठा है। जब फ्लावर का अन्य भाग शामिल हो तब उसको कहते हैं कौन, फॉल्स फ्रूट। जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग से होता है, अन्य अंगों से होता है, इसे हम आभासी फल कहा जाता है। इसे सबसे सुंदर एग्जांपल एप्पल जो खाती है वो थैलेमस खाती है, ना कि अंडाशय। अंडाशय उसके अंदर होता है, जो बीच में होता है, इसमें बीज होता है, इसको काट करके फेंक देते हैं। आप देखते नहीं है फल ऐसे करके, आपका एप्पल है तो बीच में ऐसे करके होता है, तो यहाँ इसको, ये है आपका अंडाशय प्योर। ये सब जो खाती हैं आप, थैलेमस खाती हैं। और स्ट्रॉबेरी जो खाती है वो भी आपका वही है। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी आपका सच्चा फल नहीं है, झूठा फल है। मार्केट में बोलेगा ये झूठा सच्चा क्यों है भाई, तो आप जानते हैं ये झूठा सच्चा किस लिए है। तो झूठा सच्चा इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये अंडाशय से उत्पन्न हुआ है। चलिए और फटाफट एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ नहीं है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसे प्रेरित गर्भपात कहते हैं। गर्भपात, क्योंकि गर्भपात को नष्ट किया जाता है पूर्णकालिक होने के पहले। 12 महीना के 9 महीना का गर्भकाल होता है। अगर किसी को पता चला कि मेरे बच्चे को कोई आनुवंशिक बीमारी है तो उसको गोली के द्वारा या सर्जरी के द्वारा नष्ट करते हैं। इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब भ्रूण को पूर्ण गर्भकाल से पहले नष्ट किया जाता है। सामान्यतः यह 2 सप्ताह के 12 सप्ताह तक बड़ा सेफ होता है, क्योंकि 12 सप्ताह तक मां को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद दिक्कत होता है, 24 सप्ताह तक किया जा सकता है, लेकिन भ्रूण को नष्ट 12 सप्ताह तक करने से मां को भी दिक्कत नहीं होता है। एमटीपी के द्वारा क्या क्या रोक सकते हैं, अनचाहा गर्भधारण रोक सकते हैं, या उस बच्चे में कोई बीमारी है, पता चल गया है कौन, अनुवांशिक विकार, तो भ्रूण को नष्ट किया जाता है। ये पूरा का पूरा कहानी किसका था, एमटीपी का। चलिए आइए, एमनियोसेंटेसिस मैंने बताया है शाइस्ता, क्या बताया है आप लोगों को, और बच्चे जितने भी उपलब्ध हैं आप लोगों को सबको बताया था कि वह तकनीक जिसमें हम बच्चे के बारे में बता रहे हैं। मां के गर्भ में जब कोई बच्चा पल रहा होता है तो डॉक्टर चाहता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। सामान्य बीमारी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आनुवांशिक बीमारी जल्दी ठीक नहीं होते, तो आनुवांशिक बीमारी का हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ये कौन सा तकनीक से, एमनियोसेंटेसिस से। वो भ्रूण के चारों ओर एक द्रव होता है जिसका नाम है एमनियोटिक द्रव, उसको निकाल करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उसका जीन को, बच्चे का। अगर कोई बीमारी होता है तो उसको नष्ट करवाते हैं, एमटीपी करवाते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा है। और ये अब किसका पता करते हैं, अनुवांशिक विकार का परीक्षण किया जाता है, इसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। सबसे बड़ी बात जानते हो, इसको गलत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा लिंग का पता करते हैं, लड़का है कि लड़की है। जिसको लड़का चाहिए वो लड़की को, मतलब कि अगर होगी तो नष्ट कर देगा। जिसको आपको लड़की चाहिए, अगर लड़का हो तो नष्ट कर देगा। ज्यादातर बेचारी लड़की को ही नष्ट किया जाता है, तो जो हमारे इंडिया में, भारत में गैर कानून है, समझ गए। तो ये सब लिख देना है एमनियोसेंटेसिस में, क्लियर। आ जाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन बता चुके हैं। लड़का में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, नर के स्पर्म के द्वारा करता है। और नर का स्पर्म जो है आपका, उसमें एक्स भी होता है और वाई होता है। लड़की में सिर्फ होता है, महिलाओं में क्या, एक्स एक्स। इसलिए आपको लिख देना, वह तरीका जिसके तो संतति का लिंग निर्धारण होता है उसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो मनुष्य के स्पर्म में, चूंकि मनुष्य का स्पर्म क्या होता है आपका, विषम युग्मजी होते हैं। 2 तरह के युग्मक बनाते हैं, एक एक्स वाला, वाई वाला, यानी 2 तरह का युग्मक का निर्माण करता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिगर आप बनाएंगे जो कि हमने बता दिया है, पहले ही बताया है, ठीक है, उसको देख लेंगे। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, मेटास्टेसिस क्या है, अरे कैंसर का आपने नाम सुना होगा। कैंसर जब शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फैलता है उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो देखिए, जब कैंसर का कोशिका शरीर में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, कि मेटास्टेसिस, 1 सेकेंड, अब थोड़ा आवाज कम हो गया इसलिए, ठीक है। मैंने कहा कि मेटास्टेसिस वह तकनीक है जिसके द्वारा आपका क्या होता है, बढ़ता है, ट्यूमर फैलता है पूरा बॉडी में। मैग्नीनेंट ट्यूमर का कोशिका शरीर में दूसरे से फैलता है और यह जानलेवा होता है। जिसको एक बार मेटास्टेसिस हो गया वो बचने का बहुत कम चांस है। 74 आ जाइए, प्राइमरी, प्राथमिक और द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन्स किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि वह अंग, प्राथमिक और द्वितीयक, तो वह अंग जिसमें लिम्फाइड उत्पन्न होता है, लिम्फाइड उत्पन्न होता है, परिपक्व होता है, उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अस्थि मज्जा, इसमें आरबीसी डब्ल्यूसी बनता है,
और आपका लिम्फोइड जो है ये अंग कहलाता है प्राथमिक, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट बनता है। और एक थाइमस है जो यहाँ, ये आपका अस्थि मज्जा और थाइमस प्राइमरी है। अब बाकी बात, ये टाउंसिल का नाम सुने होंगे, पेयर पेचेस का नाम सुने होंगे, ये नोड का नाम सुने होंगे, लिम्फ नोड जैसे यहाँ दबाते होंगे तो देखते हैं गोल गोल ऐसा छोटा ऐसा नन्ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको लिम्फ नोड कहते हैं। वह अंग जहां परिपक्व लिम्फोसाइट पहुंचता है और एंटीजन से लड़ता है और कोशिका इफेक्टिव बनता है, इसको कहते हैं क्या, द्वितीयक। और द्वितीयक में स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर पेचेस है। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत बार बताएं बाबू, 3 बार 4 बार बताएं, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं कहां पर बताएं, देख लो एक बार, 1 मिनट के लिए देख लो। ऐसा स्ट्रक्चर बताए थे, ये वाला, बोलना ना या हां। इसके अंदर आपका बनाए थे 2 तरह का कोशिका, याद है आपको? इसमें सर्टोली कोशिका था, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्म बनाता था, इसमें लेडी कोशिका था। इसी को बता देना है, क्लियर? इसी को लिख देना है सबको, आपका हो जाएगा, निश्चित होगा। क्वेश्चन जो है, प्राथमिक जनन अंग का, प्राथमिक जनन अंग नहीं जानते? प्राथमिक जनन अंग किसका होता है? नर में होता है टेस्टिस और मादा में होता है ओवरी, इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और इसका कार्य क्या है पता है ना? तो इसका कार्य है, टेस्टिस का क्या काम है? तो विरसन का काम है शुक्राणु बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, इसलिए इसको प्राथमिक कहा। और मादा में क्या है? अंडाशय। यह मादा युग्मक यानी अंड तथा अंड बनाता है तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। इसे नर में याद रखना, प्राथमिक जनन अंग कौन है आपका? वृषण। और मादा में क्या? अंडाशय। बाकी बात आपका प्राथमिक जनन अंग नहीं है, सब क्या है? द्वितीयक। और ये 77 क्वेश्चन जो है दोबारा लिखा गया है साजता। ये जीन थेरेपी आप 54 क्वेश्चन को देख लेंगे। आप लोग जितने भी बच्चे और जुड़े हुए हैं सब किसको देख लेंगे, और जो बाद में आप देखेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, जितना भी नहीं समझेंगे तो कमेंट करेंगे। थोड़ा सा मैंने आज इसलिए फास्ट किया कि 2 दिन आपका क्लास अब नहीं होगा, 2 दिन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा किया हुआ है, स्ट्रक्चर सब एक बार हम बता देंगे, रफ फटाफट कर लेना है। और जो मेन पॉइंट होगा लंबा करने के लिए, 1.5 पेज लिखने के लिए, वो मैं कर दूंगा। बाकी बात आप होशियार हैं, बहुत चीज आपको होशियारी आपको वहां पर दिखाना है। एक्टिव और पैसिव, मात्र आपका 2 क्वेश्चन है ये वाला। एक है एक्टिव और पैसिव। सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या एंटीजन जाता है तब आपका इम्यून सिस्टम जगता है कि इसको मारना है, इसको कहते हैं सक्रिय। तो जब कोई जाएगा वायरस या बैक्टीरिया तब मेरा इम्यून सिस्टम जगेगा, उसके प्रति हमारा काम करेगा, तो ये स्लो प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये एक धीमी प्रक्रिया है, ये एक्टिव कहलाया। सक्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यह कहते हैं कि पहले से तैयारी से, कोविड का याद है आपको, कोरोना का, पहले से हमको वैक्सीन दे दिया है। किसका? कोरोना का। एकदम बहुत सूक्ष्म, बहुत कमजोर कोरोना का वायरस दे दिया हमारे बॉडी में। वो जो वैक्सीन लिया है आपने, जिसमें बुखार लगा था आप लोगों को, हमें भी लगा था। आपको याद रखना है वो इसलिए वैक्सीन देता है क्योंकि पहले जो है उसके प्रति हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाए, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जग जाए। अब दोबारा अगर आएगा तुरंत काम करेगा, नहीं तो हम तब तक जो है सिमट जाते हैं। तो ये बहुत तेजी से कार्य करता है। तो ये था पैसिव, पहले से तैयार करते हैं, और ये एक्टिव। समझ गए? ओके ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन यही था।